Hello everyone. Today we are going to start with the section 15. हमने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 14 किया था, जो सेक्शन 14 डील करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, और अभी इस लेक्चर में हम सेक्शन 15 करेंगे। सेक्शन 15 डील करता है कि ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। तो देखिए, इसमें इसका हेडिंग से आपको ये समझ में आ रहा है कि एक क्लास को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन उनमें से कुछ जो है सेक्शन 13 एंड 14 के कारण जो है उसका इंटरेस्ट फेल कर रहा है। तो इस वाले केस में यदि मान के चलिए, अगर बैरेक्ट को अब छोड़िए, पहले आप इलस्ट्रेशन समझिए, उसके बाद बैरेक्ट का लैंग्वेज पे हम जाएंगे। ए जो सपोज कीजिए, ए जो है एक प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है बी के फेवर में, ठीक, और लाइफ भर बी जो है उस प्रॉपर्टी का एंजॉय करेगा। उसके बाद बी के बाद बोल रहा है कि एक क्लास ऑफ पर्संस के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा। वो सपोज कीजिए वो क्लास ऑफ पर्सन है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा, वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनेगा। जैसा कि हमारा सेक्शन 13 भी बोलता है कि एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आप क्रिएट कीजिएगा जिसके पास जो अनबॉर्न चाइल्ड है। तो वो ट्रांसफर के टाइम पे अनबॉर्न है, डेट ऑफ ट्रांसफर जब हुआ तब उस वक्त जो है ना क्लास को हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनाना चाह रहे हैं वो जो है अनबॉर्न है। तो अब देखिए, बी के मरने के बाद जो है उसमें एक्स वाई और जेड को जाना है प्रॉपर्टी। इसमें देखिए, इसमें ये क्या बोला है, एक और कंडीशन लगा दे रहे हैं कि एक्स और वाई को प्रॉपर्टी जो है जैसे ही वो मेजर होगा वो प्रॉपर्टी उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और जेड के ऊपर ये बता रहा है कि विल गेट प्रॉपर्टी एट 30 ईयर्स या 20 ईयर्स, कुछ भी, मतलब 18 ईयर्स के बाद का, मेजोरिटी के बाद का। 80 ईयर्स के बाद आप 18 ईयर्स के बाद 19 भी ले सकते हैं, 20 भी, 30। सपोज कीजिए इस केस में 20 ईयर्स पे जा रहा है। तो इस केस में देखिए क्या होता था, प्रायर टू 1929 से पहले क्या था इसमें ये कि एक्स वाई जेड को, हालांकि आप एक्स और वाई को बोले मेजोरिटी पे प्रॉपर्टी वेस्ट करेगा आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट, जब इसका ये खत्म हो जाएगा बी का जो लाइफ इंटरेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बी। तो एक्स और वाई को बोल रहा है कि उसमें डीड में ये एक कंडीशन लगाया कि एक्स और वाई को प्रॉपर्टी जाएगा मेजोरिटी पे, और जेड को जाएगा जब वो 20 साल का होगा। तो 1929 ईस्वी से पहले स्टेटस ये था कि एक्स वाई और जेड की प्रॉपर्टी तीनों के फेवर में जो है प्रॉपर्टी ये वॉइड माना जाएगा कि ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन 1929 के बाद इसमें बदलाव लाया गया। इसमें लिखा गया कि इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। मतलब जिस क्लास के फेवर, जैसे मान के चलिए एक्स और वाई जेड एक क्लास के फेवर में गया है प्रॉपर्टी, तो एक्स और वाई, इस केस में देखिए एक्स और वाई को बोला है कि मेजोरिटी पे मिलेगा। ये तो एग्जैक्टली प्रोविजन फॉलो हो रहा है, सेक्शन 13 भी फॉलो हो रहा है, सेक्शन 14 भी फॉलो हो रहा है। सेक्शन 14 जो बता रहा है कि मेजोरिटी तक आप जो है डिले कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट जो हम उसके फेवर में देंगे 18 ईयर्स का, मेजोरिटी तक जो है जब तक वो माइनर रहता है तब तक आपको उसको डिले कर सकते हैं, जैसे ही मेजर होगा वो प्रॉपर्टी आप दे दीजिए उसको, वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा। तो वो तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जेड में जो हम लगा दिए कि 20 ईयर्स के बाद जाएगा प्रॉपर्टी, ये तो वॉइड है। अब देखिए 1929 ईस्वी के बाद ऐसा है कि अब ये जेड के फेवर में प्रॉपर्टी वॉइड होगा, लेकिन एक्स और वाई के फेवर में प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली जाएगा। तो ये बोल रहा है हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 बस इतना क्लियरली बोल रहा है कि यदि क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उनमें से यदि कोई पर्सन, यदि उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, सेक्शन 13 और 14 का, सेक्शन 13 और सेक्शन 13 है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, और सेक्शन 14 बोल रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। यदि उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उस क्लास ऑफ पर्सन के अगेंस्ट जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर नहीं होगा, उसका वॉइड होगा। जो फुलफिल कर रहा है उसके फेवर में प्रॉपर्टी जाएगा। बस इतनी सी बात है सेक्शन 15 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 15। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 डील करते हैं। सेक्शन 16 ये बता रहा है कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ये इसका हेडिंग है। और सेक्शन 16 जो है ये भी 1929 एक्ट से जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया। 1929 का एक्ट नंबर 20 से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है इसको 1929 के एक्ट से। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है।
इसमें सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर किसी भी रीजन से, पहले तो हम प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफर करेंगे, एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हम, या तो हम किसी पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट करेंगे या फिर क्लास ऑफ पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट करेंगे। यदि आप वर्डिंग देखें सेक्शन 16 में, तो किसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं? बेनिफिट ऑफ ए पर्सन और ए क्लास ऑफ पर्सन फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास। तो उसके आगे बता रहा है एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन, उसी ट्रांजेक्शन में, एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। ये बोल रहा है कि अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 13 में हमने एक केस लॉन्च किया था, गिरजिस दत्त वर्सेस दाता दिन, 1934 का है, ओडिशा हाईकोर्ट का जजमेंट है इस पे। तो वही चीज को ये सेक्शन 16 जो है उसी चीज से डील कर रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसे क्लास ऑफ पर्सन या किसी पर्सन को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनमें से यदि एक पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन जो है सेक्शन 13 और 14 से हिट कर रहा है, मतलब आप उसका प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट किए हैं, कि जैसे मान के चलिए आप कुछ इस तरह कर दिए हैं, ए जो है बी के पास लाइफ इंटरेस्ट गया और बी जीवित है, जब ट्रांसफर हो वहां तक सही है। चलिए बी के बाद जो है, अब बी क्या कर रहा है, बी बोल रहा है कि सी के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा, सी के पास प्रॉपर्टी जाएगा और सी अनबॉर्न है, और उसको आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लाइफ इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन को आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, ये हिट हो जाएगा सेक्शन 13 से। अब इसी में बोल रहा है जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए हैं सी के फेवर में, जो बी का जो चाइल्ड है, अनबॉर्न चाइल्ड है, अब उसके बाद जो आप ट्रांसफर कीजिएगा, मान के चलिए सी से डी के पास चले जाएगा प्रॉपर्टी, जब सी का ही ट्रांसफर जो किया गया है वही वॉइड है, तो उसके आगे जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होगा वो भी वॉइड होगा। ये बोल रहा है हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 का बस यही है, इसमें इसका लैंडमार्क केस आप दे सकते हैं, गिरजिस दत्त वर्सेस दाता दिन। ये चीज आप प्रीवियस लेक्चर में भी दे सकते हैं, जो हम सेक्शन 13 में एग्जॉस्टिवली डील किए हैं, तो उस चीज को आप रेफर कीजिए। और आई होप आपको जो आपका ये ट्रांसफर वाला जो अनबॉर्न पर्सन वाला यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था 13 का, उसका कंटिन्यूएशन 14, उसके बाद 15 में हमने पढ़ा क्लास ऑफ पर्सन वाला, और उसके बाद हमने 16 पढ़ा जिसमें प्रायर इंटरेस्ट फेल कर जा रहा है तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल करेगा 16 में। आपको आई होप आपको 13 से लेके 16 तक कोई इश्यूज नहीं होंगे। अगर हो तो आप में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे adb.kr.abhishek पे। सेक्शन 16 तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 ये बोल रहा है कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। तो देखिए इसमें एक्यूमुलेशन का जो डायरेक्शन दिया गया है सेक्शन 17 ये बता रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 का डायरेक्ट लैंग्वेज हम देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, इसका सब सेक्शन ये बोल रहा है वेयर द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट द income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than first, इसका है life of the transfer, और second है period of 18 years from the date of transfer. Such direction shall save as hereinafter provided saving clause be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceed the longer of the aforesaid period, and at the end of such last mentioned period, and the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made has elapsed. देखिए आज यदि इसका आप सेक्शन पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसको हम एक सबसे पहली बात हम देखते हैं कि सेक्शन 17 का पर्पस क्या है। जैसा कि हमने सेक्शन 14 में देखा था, सेक्शन 14 का पर्पस क्या था, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का पर्पस यही था कि हम कितना डिलेड कर सकते हैं। सेक्शन 13 में जो हम बोले अनबॉर्न पर्सन के पास अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबॉर्न पर्सन होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सेक्शन 20 बोल रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा अपॉन द बर्थ, लेकिन उसमें टर्म्स बता दिया कि आप डिलेड कब कर सकते हैं। ये सेक्शन 14 हमें बताता है कि आप वेस्टेड
किसी पर्सन के फेवर में जो वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा, कब तक आप उसको डिले कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है 17 है, सेक्शन 17 जो एक्यूमुलेशन का डायरेक्शन दे रहा है प्रॉपर्टी का। तो आप इसमें भी एक ये लगा रहा है कि आप कब तक उस प्रॉपर्टी से जो डायरेक्शन देगा एक्यूमुलेट करने का, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के जो डायरेक्शन दे रहा है, और कब तक आप कीजिएगा, उस चीज पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सेक्शन 17, ये बता रहा है। तो देखिए सेक्शन 17 बेसिक क्या बोलता है। सेक्शन 17 जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन के, और उसके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, एंड इट्स लिमिटेशन भी बता रहा है। और ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, और उसके साथ वो डायरेक्शन भी दे सकता है कि एक्यूमुलेट करना है आपको, इनकम एक्यूमुलेट करना है। जो भी आप हम जो एक ट्रांसफर है, एक ट्रांसफर जो है लाइफ इंटरेस्ट कर रहा है उसके फेवर में, और उसको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस इनकम, इससे जो भी इनकम जनरेट होगा आपको उसको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो इसमें यह बोल रहा है कि जो भी इनकम आएगा या उस इफेक्ट आएगा उस प्रॉपर्टी से, कि उस प्रॉपर्टी से आप कब तक इनकम जनरेट होगा वो एक्यूमुलेट करेगा। इस चीज को इंडिफिनिट पीरियड तक या यूजुअली प्रोलॉन्ग पीरियड तक ना जाए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए सेक्शन 17 बनाया गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि हम किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी से आप जो है इनकम जो भी आ रहा है, उस इफेक्ट आ रहा है, जो भी आप उसका जो एक्यूमुलेशन करेंगे कब तक कीजिएगा, उस प्रॉपर्टी को भी आप, उस पर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये सेक्शन 17 बता रहा है। तो सेक्शन 17 ये बता रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट होली कर सकते हैं, पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन आप कब तक कर सकते हैं, या तो जिसने ट्रांसफर किया उसके लाइफ तक कर सकते हैं, लाइफ ऑफ ए ट्रांसफर, और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। डेट ऑफ द ट्रांसफर, यदि एक ट्रांसफर मान के चलिए 1970 में एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है बी के फेवर में, कि आप जो है आपको लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप इस प्रॉपर्टी को जो है ना, इससे जितना भी इनकम होगा आप एक्यूमुलेट कीजिए, आप उसका जो है ना, आप उस चीज प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट कीजिए, जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रहा है, तो वो कब तक करेगा, जिसने वो ट्रांसफर किया, या तो वो लाइफ तक ट्रांसफर, जो ट्रांसफर है उसके लाइफ तक करेगा, या फिर 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यदि 1970 ईस्वी में मान के चलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, तो मैक्सिमम, अगर वो जिसने ट्रांसफर किया मान के चलिए 2000 ईस्वी में डेथ कर गया, तो मैक्सिमम वो 2000 ईस्वी तक कर सकता है। या फिर मान के चलिए यदि वो मान के चलिए वो 1970 में ट्रांसफर किया और 1980 में डेथ कर गया, तो उस केस में वो क्या करेगा, 1917 से जो भी लॉन्गर पीरियड होगा, 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इस केस में है, 1970 में ट्रांसफर किया और 18 साल उसमें जोड़ देंगे, तो 1988 तक जो है प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करेगा, उससे जो भी जनरेट होगा इनकम, उस प्रॉपर्टी का वो एक्यूमुलेशन करेगा, उस चीज का डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो अब इसमें बोल रहा है कि, और उसके आगे देखिए इसमें क्या बोला, सच डायरेक्शन सेल be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceed the longer of the aforesaid period, and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made has been elapsed। ये बोल रहा है कि यदि आप पीरियड जो आपको दिया गया है सेक्शन 17 का, जो सबसेक्शन 1A और B में जो दिया गया है कि लाइफ ऑफ ट्रांसफर तक कीजिएगा या फिर आप 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर कीजिएगा, इस पीरियड को यदि आप एक्सीड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये बता रहा है कि उस पीरियड तक के लिए ऐसा मान लिया जाएगा, वो जो भी आप एक्सेस पीरियड में जो एक्यूमुलेशन किए हैं, जो डायरेक्शन को आप एक्सीड किए हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा वो इनवैलिड है। और जो भी इनकम जो एक्सेस पीरियड में आप एक्यूमुलेट किए हैं, वो एक्यूमुलेटेड इनकम जो भी फंड है वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग किया जाएगा जो भी इंटाइटल होगा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। जैसे मान के चलिए ए जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है बी को, लाइफ इंटरेस्ट और डायरेक्शन दिया गया है, उस प्रॉपर्टी को मान के चलिए मरने के बाद या 18 साल के फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर उस पीरियड को एक्सीड कर जा रहा है, तो जितना भी इनकम जनरेट हुआ उस चीज को एक्सीड किया, एक्सेस ऑफ दैट पीरियड में जितना भी एक्यूमुलेशन किया है बी, वो इस प्रॉपर्टी का जो भी इंटाइटल होगा, कि जो भी रिवेन्यू से फायदा मिला है बी को,
उसका इंटाइटलमेंट किसको जाएगा, उसका इंटाइटलमेंट जाएगा ए या ए के लीगल हेयर्स के पास जाएगा। अब चलिए इसका सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 देखते हैं। इसमें एक सर्टेन एक्सेप्शन देता है। सबसे पहला एक्सेप्शन देखते हैं हम, तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ, पहला एक्सेप्शन इसमें बता रहा है, यदि बैरेक्ट का आप देखें सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 क्लॉज 1 जो है उसमें बता रहा है कि द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। अगर पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर है तो उस केस में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो है अप्लाई नहीं होगा। देखिए इसमें इस केस में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ए का जो है, ए जो है बी के लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके गया और उसमें लाइफ इंटरेस्ट नहीं मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको दिया गया, ठीक। उसमें ये बोला गया कि आप जो है मेरे ऊपर जो डेट है उस डेट को भी चुकाइएगा। सपोज कीजिए वो जो है 18 इयर्स का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर या फिर लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, उस टाइम पीरियड में उसका डेट नहीं चुकता है, तो क्या वो एक्सीड कर सकता है एक्यूमुलेशन को और एक्सीड कर सकता है? बिल्कुल हाँ, यही बता रहा है कि सबसेक्शन 2 का जो है क्लॉज 1 है, यही बता रहा है कि पेमेंट ऑफ डेट के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 जो है उस चीज का एक्सेप्शन है, उसको आप एक्सीड कर सकते हैं, ये बता रहा है कि आपका सबसेक्शन 1। लेकिन इस चीज को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला जो ध्यान रखना होगा कि डेट जो है, जो डेट जो रिलेट वो रिलेट होना चाहिए। डेट किससे रिलेट होना चाहिए? वो ट्रांसफरर का डेट। ऐसा नहीं कि ट्रांसफरर जो है ट्रांसफर ही खुद के डेट के लिए वो कर रहा है, कि वो डेट जो है वो ट्रांसफरर के ऊपर होना चाहिए और या फिर ट्रांसफरर का कोई लीगल एयर्स होगा जिससे उसको इंटरेस्ट उस whoever anyone taking interest under him, जो कि आपका क्लॉज में क्लियरली बोल रहा है, और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफरर, ट्रांसफर के अंदर यदि कोई पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी होगा। तो ये आपका पहला एक ये होना चाहिए फुलफिलमेंट। जो पेमेंट ऑफ डेट वाला जो एक्सेप्शन है उसमें कुछ कंडीशन है, ये एक कंडीशन होगा। और जो रिपेमेंट होगा, दूसरा जो कंडीशन इसका रिपेमेंट होगा, जो डेट है, जो ट्रांसफर ने डेट ले रखा है या फिर कोई और पर्सन डेट ले चुका है जो कि बेनिफिट जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है अंडर हिम, ट्रांसफर के अंदर इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, जो भी पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, उस जो एक्यूमुलेटेड मतलब जो उस डेट का जो रिपेमेंट करेगा, कौन रिपेमेंट करेगा? ट्रांसफरी रिपेमेंट करेगा। तो उस केस में जो है वो रिपेमेंट जब भी होगा, एक्यूमुलेटेड जो इनकम है, एक्यूमुलेटेड इनकम जिस चीज के लिए डायरेक्शन दिया गया उसी इनकम से वो जो है रिपेमेंट ऑफ डेट होगा और कोई दूसरे फंड से नहीं कर सकता। ये आपका दूसरा है। अब चलिए ये पहला एक्सेप्शन हुआ। अब जो इसका दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन बता रहा है फॉर मेकिंग ए प्रोविजन, दूसरा एक्सेप्शन बता रहा फॉर मेकिंग ए प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन और डिसेंडेंट ऑफ द ट्रांसफर। इसका देखिए दूसरा प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन और रिमोट इशू द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। तो देखिए इसमें देखिए क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ डेट तो चुकाएगा, पहला वाला हो गया। अगर इसमें देखिए प्रोविजन ऑफ द पोर्शन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोल रहा है तो कहने का मतलब ट्रांसफर्ड के जो भी होंगे डिसेंडेंट होंगे, चिल्ड्रन होंगे। और रिमोटर इशू, रिमोटर इशू बोले दूर का भी जो डिसेंडेंट और भी होगा, मान के चलिए उसका बेटा नहीं, बेटा का बेटा पोता होगा, उसका बेटा होगा, तो उसका भी यदि कोई इंटरेस्ट है तो वो आता है रिमोटर इशू में ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन। जो ये जो वर्ड ये बताया गया है एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, इसका वाइड स्कोप है। इसका इंटरप्रिटेशन यदि हम करें तो इसका स्कोप काफी वाइड है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें इंक्लूड कर लेता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द ट्रांसफरी ऑल्सो। तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि यदि चिल्ड्रन, अगर ऐसा कोई डायरेक्शन दिया जाता है कि एक्यूमुलेशन आप कीजिएगा चिल्ड्रन के लिए या फिर रिमोटर इशू डिसेंडेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए और कोई और पर्सन एनी अदर पर्सन, इसमें यदि एनी अदर पर्सन में हम देखें तो ट्रांसफरी का भी आ जाता है, ट्रांसफरी का भी एनी अदर पर्सन में ट्रांसफरी खुद इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड्स है। तो उनके लिए भी
उनके लिए भी ये जो है एक्सेप्शन का काम करेगा। तो उस केस में भी हम एक्सीड कर सकते हैं एक्यूमुलेशन को। और तीसरा जो एक्सेप्शन है उसमें हम बोलते हैं कि प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर किया गया, ठीक, और तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम जो है 100 ईयर्स का उसमें दे दिया, डीड में बता दिया, फॉर इट्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। यदि ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगता है तो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन को हम वैलिड टर्म्स कंडीशन बताएंगे। और ऐसा यदि कोई इंटरेस्ट क्रिएट भी होता है तो हम उस इंटरेस्ट को मानेंगे वैलिड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 3 में फॉल कर रहा है। उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको मेंटेनेंस के लिए हम जो है ऐसा कोई एग्रीमेंट बना सकते हैं कि जो है आप उस डीड में हम एक क्लॉज डाल सकते हैं कि आप जो है 100 ईयर तक, 80 ईयर तक भी जो है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इनकम को। हालांकि ये सेक्शन 17 और सबसेक्शन 1 के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन क्लॉज में फॉल कर रहा है तो ऐसा हम प्रोविजन बना सकते हैं। तो अब हमने जो है टोटल जो है सेक्शन 13 कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर लिया और 16 भी कर लिया और 17 अभी अभी जस्ट किए हैं। और 18 तो हमने अभी किया ही था, जो आपको पहले बताया था सेक्शन 14 के साथ कि ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो उसी में सेक्शन 16 और 17 का भी ये एक्सेप्शन होगा, मतलब बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए यदि है तो ये सेक्शन 16 से भी हिट नहीं करेगा, 14 से भी हिट नहीं करेगा और 17 से भी हिट नहीं करेगा। जो हम 14 में क्लॉज के लिए पढ़े थे कि बेनिफिट के लिए है, पब्लिक के लिए, और उसमें उसका स्कोप हमने पढ़ा था एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ और सेफ्टी, और कोई अदर बेनिफिशियल है जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा यदि कुछ इस टाइप का ट्रांसफर कर रहा है तो रिस्ट्रिक्शन जो भी है 14, 16 और 17 में वो अप्लाई नहीं करेगा। ये बोल रहा हमारा सेक्शन 18। तो आई होप आपको सेक्शन 18 तक कोई इशू नहीं है। यदि कोई इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं मुझसे, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adb.kr.abhishek, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट डील करेंगे। आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और सेक्शन जो भी है जनरल प्रोविजन है 53A तक, आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद काफी आसान हो जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को यदि आप ऐसे पढ़ने प्रोविजन यदि देखें तो ये काफी ड्राई सब्जेक्ट है। इसको आपको काफी इलस्ट्रेशन के तौर पे ही समझना पड़ेगा। यदि आप इलस्ट्रेशन फिट कर लेते हैं तो आपको इसका प्रोविजन जो है अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को।